चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो, हमारा टॉपिक रहेगा जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस को इस वीडियो में लेंगे। इसके दो तीन पार्ट आगे एक्सटेंड होंगे, तो डिपेंड करेगा कि अभी कितना टाइम में एक वीडियो बन रही है। तो मैक्सिमम दो तीन ऐसे इसके पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें हम लोग को जियोमॉर्फिक प्रोसेस, पीछे वाले जो जियोमॉर्फोलॉजी था उससे रिलेटेड हमने प्रिंसिपल्स की जो क्लासेस हैं वो अपलोड कर दिए, आप लोग उनको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी बात हम आज के वीडियो में करेंगे और आगे आने वाले दो तीन वीडियो भी इसी पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस टॉपिक को, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ओके, ये है क्या? पहली चीज तो ये प्रोसेस क्या है। ठीक है, और इसकी स्टडी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है इसके पीछे, कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस देखिए बेसिकली होता क्या है इसमें। हमारे अर्थ के सरफेस पे ये काफी अनइवन है। ओके, कहीं पर आप देखते होंगे कि हाईलैंड बने हुए हैं, कहीं पर लो लैंड यानी माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे डिप्रेशन है। ठीक है, ओके, तो कहीं ओशियन, कहीं कॉन्टिनेंट, इस तरीके के आपको यहाँ पर अनइवननेस दिखाई देती है हमारे अर्थ सरफेस पे। ठीक है, तो उसके पीछे कौन से फैक्टर, क्यों ये सारे प्लेन नहीं है, ओके, कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये डेवलप हुए हैं। ओके, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अभी यहाँ पे इस टॉपिक से उठेंगे। ठीक है, तो उसका जवाब हमको इन्हीं प्रोसेस में मिलता है। ओके, जिसको हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस तो सिंपली अगर डिफाइन किया जाए, ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे हमारे अर्थ के सरफेस पे क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ओके, साथ ही साथ इसमें हम लोग देखें अगर, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अर्थ के सरफेस को न केवल यहाँ पे लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन ही होता है, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पे संतुलन, और एक तरीके से कहें अगर कोई अपलैंड है, ठीक है, तो उसको लोलैंड की तरफ, और कोई लो लैंड है यानी डिप्रेशन है, गर्त है, तो उसको उसकी हाइट यानी अपलैंड की तरफ मूव। यानी एक तरीके से ये प्रोसेस जो है, इसके अंदर जो फोर्स काम करते हैं वो क्या करते हैं, संतुलन या समतल बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम बात करें ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस, तो इसको सिंपली डिफाइन करें तो ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, हमारे अर्थ की सरफेस पे लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन और उनका डिफरेंट शेप और साइज देना, ये सब इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, इस प्रोसेस को बेसिकली अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एंडोजेनिक, एंडोजेनिक प्रोसेस, ओके, एंड सेकंड वन इज एक्सोजेनिक। ठीक है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक ये दो टर्म है यहाँ पर। ये दोनों टर्म जो है, इसके अगर हम देखें एंडोजेनिक में, देखिए एंडोजेनिक का मतलब होता है जो पृथ्वी की सतह है उसके नीचे। ओके, पृथ्वी की सतह के नीचे कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हो रही हैं जिनकी वजह से इस तरीके के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, प्रोसेस हैं, ओके, या फोर्सेस हैं जिनकी वजह से हमारे लैंड सरफेस पे स्ट्रक्चर और लैंडफॉर्म्स में चेंजेस हो रहे हैं, क्रिएशन हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ओके, तो ये एक्सोजेनिक। तो इसमें हम लोग बेसिकली अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं एंडोजेनिक प्रोसेस में। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंतरजात बल। क्लियर, अंतरजात बल यानी जो पृथ्वी के सतह के नीचे यानी भूगर्भ में, जात मतलब उत्पत्ति हो रही है, ऐसे बलों को हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, तो एंडोजेनिक फोर्सेस में प्रीवियसली हमने जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सब चीजें देखी हैं। ओके, उसमें हमें कुछ फोर्सेस पता लगे। जैसे पहली चीज है
कि भाई हमारे अर्थ के इंटीरियर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ओके, उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से क्या होता है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर हाई, और टेम्परेचर जितना अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, माना भी जाता है कि अगर हम अर्थ के सरफेस के नीचे बढ़ते जाएंगे तो एवरी 32 मीटर पर क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर नीचे जाने पे बढ़ रहा है और ऊपर वाली लेयर्स में कम है, तो कम और ज्यादा इनके बीच में ये जो ग्रेडियंट बन रहा है, थर्मल ग्रेडियंट, इसकी वजह से भी हमारे अंदर यहाँ पे अर्थ के इंटीरियर में फोर्सेस जनरेट होते हैं, कन्वेक्शनल करंट वगैरह आपने देखा होगा। ओके, तो पहला तो हो गया आपका यही तापीय प्रवणता। ओके, ये फोर्स है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। दूसरी चीज देखें, चूंकि हमारा अर्थ क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इस रोटेशन की वजह से भी इसमें कुछ फोर्सेस काम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वगैरह। ठीक है, तो अर्थ के पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल। क्लियर भाई? नेक्स्ट नंबर 3, इसमें कुछ हमारे अगर हम देखें एंडोजेनिक। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में अब नीचे गैसेस हैं, आपको पता है वेरियस गैसेस जो हैं, हम लोग पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि उसमें अर्थ के इंटीरियर में जहां पे मैग्मा वगैरह है, उन्हीं के साथ क्या होता है, वेरियस गैस, इनका इरप्शन जब होता है, वोल्केनिज्म वगैरह, तो ये जो है एक प्रेशर का काम कर रहे हैं, ये भी फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वोल्केनिज्म और इस तरीके की प्रोसेसेस हो रही हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं इसके अंदर, जो ये फैक्टर्स जो कि क्या कर रहे हैं, एक फोर्स जनरेट कर रहे हैं। उन फोर्स को हम लोग अंतर्जात या इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, ये फोर्सेस एक तरीके से हमारे अर्थ के सरफेस पे लैंड फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग क्रस्ट या भू परपटी का निर्माण करने वाले बलों की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, ओके, तो इंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं हमारे बेसिकली अर्थ के इंटीरियर में उत्पन्न होने वाले क्या हैं, बल हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगर हम लोग एक्सोजेनिक, अभी इसको हम लोग और क्लासिफाइड करेंगे। एक्सोजेनिक फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारे अर्थ के सरफेस के बाहर, यानी जहां पे हम लोग रहते हैं और इसके ऊपर का जो वायुमंडल है, ठीक है, इसमें जो जो फोर्सेस हैं, जो जो फैक्टर्स हैं। ओके, अगर हम देखें हमारे अर्थ पर जो मेन प्राइमरी एनर्जी सोर्स है वो क्या है, सनलाइट है। ओके, अब इस सनलाइट की वजह से ही क्या होता है, इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे टेम्परेचर हाई है, कहीं पे टेम्परेचर लो है। इसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उनमें चेंजेस आते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, विंड का मूवमेंट होता है। ठीक है, ओके, पहली चीज ये हो गया। दूसरा, इन्हीं की वजह से हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होगा अगेन। तो यहां पर जो प्रेसिपिटेशन है वो भी एक फैक्टर हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो एटमॉस्फेयर, इससे अगर हम देखें जो अपर एल्टीट्यूड एरिया में या हाई एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड एरिया में बात करें तो ग्लेशियर्स वगैरह फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से, अब उनके मेल्ट होने से रिवर वाटर बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक्सोजेनिक एजेंट हैं। इन एजेंट की वजह से क्या होता है कि हमारे अर्थ के सरफेस पे, अब उसमें क्या होता है, डेन्यूडेशन होता है। डेन्यूडेशन एक प्रक्रिया है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनाच्छादन। अनाच्छादन इंग्लिश में कहते हैं इसको डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन क्लियर है, अनाच्छादन या डेन्यूडेशन। इसमें बेसिकली आपके जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। पहली चीज इसमें होता है अपक्षय, सबको इसमें डिटेल में देखा जाएगा। दूसरा होता है अपर्दन, ये हो गया वेदरिंग, आपका वेदरिंग। ओके, ये हो गया आपका इरोजन, इरोजन। ओके, एंड ठीक है, परिवहन उनका, उन सेडिमेंट्स का या उनका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ओके, तो भाई ये डेन्यूडेशन जो है इसमें हम देख रहे हैं अपक्षय हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है,
तो ऐसी ये प्रोसेस है जिसमें हमारे लैंड सरफेस पर जो रॉक्स हैं, जो प्राइमरी मटेरियल्स हैं, उनका क्या हो रहा है, डेन्यूडेशन हो रहा है। वो कहीं एक पोजीशन से, जहां पे या तो किसी हाईलैंड से इन्हीं एजेंट, कौन कौन से एजेंट हैं, अभी उन एजेंट्स की बात करेंगे हम, उन एजेंट्स के इन्फ्लुएंस में आके क्या होते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी हमारे लैंड सरफेस पर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या आता है, चेंजेस देखने को आपको मिलता है। क्लियर है? ओके, अब इन एजेंट्स की बात कर ले कि एक्सोजेनिक जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस किन एजेंट्स की वजह से डेवलप होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 अगर हम देखें तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, विंड। विंड एक तरीके का आपका एक्सोजेनिक एजेंट हो गया। विंड क्या करता है, इरोजन का काम करता है। ठीक है, अगर हम देखें डेजर्ट एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल, तो डेजर्ट में क्या है कि मान लो कोई प्राइमरी रॉक्स वहां पे ओरिजिनली वहीं पर है। ठीक है, अब उस एरिया में उस रॉक से होते हुए क्या विंड्स फ्लो कर रही है। ठीक, तो वो विंड्स धीरे धीरे उस रॉक को कट करती जाती है और उनके बीच में क्या बना लेती है, एक डिप्रेशन क्रिएट कर देती है। ठीक है, और बेसिकली क्या करती है, जैसे मान लो ये रॉक है तो उसको बीच में से कट कर देगी, आधा रॉक इधर बचा रह गया, आधा इधर, या बीच में ये पूरा गैप खाली हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के लैंडफॉर्म्स आपको इन एरियाज में देखने को मिल सकते हैं जहां पे विंड्स एनर्जी जो होती है वो काफी तेज होती है। ठीक है, तो एक तरीके से विंड्स जो है ये भी इरोजनल एजेंट का काम करता है, एक्सोजेनिक फोर्स में इसको हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिवर वाटर। रिवर वाटर या हम रनिंग वाटर भी कह दें। ओके, इसमें रनिंग वाटर या रिवर वाटर की बात करें तो रिवर वाटर जैसे हिमालय वगैरह में, जब हिमालयन रिवर्स इस माउंटेन या हिल एरिया से होते हुए नीचे की तरफ आती हैं स्लोप से, तो इसमें क्या करती हैं, वो इन रॉक्स का, जो सॉफ्ट रॉक्स जनरली होती हैं तो उनका क्या करती हैं, इजिली इरोजन करती हैं। ठीक है, अपर्दन करते हैं। अब अपर्दन जब होता है उनका, ठीक है, तो उन अपर्दन को अपने साथ सेडिमेंट्स जो होता है बहाकर आगे तक ले आती हैं। ठीक, तो उसकी वजह से फिर आगे लैंडफॉर्म्स में क्रिएशन देखने को मिलता है। कहीं पे जियोसिंक्लाइन था, वहां पे उन्होंने डिपोजिशन करके ग्रेट इंडियन प्लेन्स जैसी फॉर्मेशन क्रिएट किया। ठीक है, तो ये जो रिवर वाटर है ये भी क्या करती हैं, एक एक्सोजेनिक एजेंट है। आपने देखा होगा कि भाई जैसे मान लो किसी हिल एरिया से या किसी एरिया से आपके रिवर्स फ्लो कर रही है। ठीक है, तो अपने रास्ते में आने वाली जो रॉक्स होती हैं उनको धीरे धीरे वो कट करती जाती है। कट करते 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 एक वहां पे टर्न या कट टाइप का शेप बना लेती है उन चट्टानों पर। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसी तरीके के इरोजन एजेंट के रूप में ये काम करती है। ठीक है, और न्यू न्यू लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो रिवर्स वाटर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें विंड एनर्जी, रिवर वाटर, वेव, सी वेव कह सकते हैं हम लोग, सी वेव। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट एजेंट हो जाएगा। सी वेव्स जब सागरीय लहरें ओके तट की तरफ आती हैं बढ़ते हुए, ठीक, तो तट की तरफ जब बढ़ते हुए वो आती हैं और यहाँ पे टकराती हैं। ठीक है, तो टकराने के बाद क्या होता है, वहां से फिर रोटेट करती है। तो इस तट को जो भी रॉक्स होती हैं कोस्ट रीजन में, कोस्टल रीजन में, उन रॉक्स का क्या करती है, वो इरोजन करती हैं। ठीक है, और उस इरोडेड मटेरियल्स को आगे फिर ले जाके डिपॉजिट करती है। उससे फिर बीच, जो कोस्टल बीच होते हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है, डेल्टा वगैरह फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन सब चीजों का फिर आगे फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, तो इसमें आपका वेव्स हो गए। ऐसे कुछ एजेंट्स हैं, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस में हम लोग इनको काउंट करते हैं। इसके अलावा ग्लेशियर्स ये भी एक इंपॉर्टेंट एजेंट हो जाएगा। आपने देखा होगा ग्लेशियल एरिया में, या ऐसे फिगर एक सुना होगा, यू शेप वैली। ओके, एक सुना होगा टर्म आपने, वी शेप वैली। ये जो वैली है इनका फॉर्मेशन हो रहा है इन्हीं रिवर वाटर से। ठीक है, जब ग्लेशियर से, मान लो कोई ग्लेशियर है, इधर देखिए जरा, इधर मान लो कोई आपका माउंटेन एरिया, ओके, यहां पे कोई ग्लेशियर है, ये मेल्ट होके नीचे की ओर आता है, तो इधर धीरे धीरे इरोजन हो रहा है, इधर से भी मेल्ट होके नीचे आ रहा है, तो धीरे धीरे इरोजन करता है ये। ठीक है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत स्लोली मेल्ट हो रहे हैं अपना, तो इरोजन जो होता है वो ज्यादा ना तो डेप्थ में होता है, और उनका जो साइड होता है वो काफी स्टीप नहीं होता, बल्कि एक
यू शेप में होता है इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से ग्लेशियर्स जो होती हैं आपकी यू शेप वैली का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, तो एक तरीके से ये क्या हो गया आपका एक्सोजेनिक एजेंट हो गया। इसी तरीके से देखें अगर हम लोग, जब ये वाटर आगे की ओर मूव करना शुरू करता है, एक साथ बहुत सारी स्ट्रीम्स आके इसमें मिल जाती हैं, इनके पास ह्यूज अमाउंट का वाटर हो जाता है, तो अब ये वाटर जब स्लोप से होते हुए आगे की ओर मूव करती है तो इनकी स्पीड काफी तेज होती है। ओके, स्पीड वॉल्यूम भी इनके पास काफी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ये जो रिवर, ये माउंटेन वैली एरिया है, इसमें क्या करते हैं, ये डीप तक उस रिवर बेड को, जहां वो फ्लो कर रही है उस रिवर बेड को डीप तक वो इरोड कर देते हैं। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में वो वहां पर किस टाइप की वैली, वी शेप वैली का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो रिवर वाटर जब फास्ट फ्लोइंग मूविंग वाटर होता है, ये आपका वी शेप वैली, और आपका ग्लेशियर्स जो होते हैं यू शेप वैली का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सब क्या है, आपके लैंडफॉर्म्स हैं जिसका फॉर्मेशन कौन कर रहे हैं, यही एक्सोजेनिक एजेंट। एक्सोजेनिक एजेंट्स, इनको हम लोग, जैसे इसको एंडोजेनिक एजेंट को हमने क्या बोला था, अंतर्जात बल। एक्सोजेनिक एजेंट को कहते हैं हम लोग बहिर्जात बल। बहिर्जात बल यानी ऐसे बल जिनका फॉर्मेशन कहां हो रहा हो, हमारे अर्थ के सरफेस के बाहर, यानी अवायुमंडल में हो रहा है बेसिकली। क्लियर है? तो ये आपके दो पार्ट्स में हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या हुआ, जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक जो फोर्सेस हैं उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से जो हमारे अर्थ के सरफेस पर जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया जिनसे ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस, या इसको क्या कहते हैं हिंदी में, भू आकृतिक प्रक्रिया, भू आकृतिक प्रक्रिया भी कहा जाता है इसको। क्लियर है? ओके, अब इसको देखें एंडोजेनिक एजेंट्स को। पहले हम बात करेंगे एंडोजेनिक की, देन फिर आएंगे हम एक्सोजेनिक पे। तो ध्यान से देखिएगा एंडोजेनिक को, अंतर्जात बल, एंडोजेनिक, जेनिक। ओके, फोर्स, ये फोर्स है। जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो ऐसे, चूंकि एंडोजेनिक है, हम अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं, यानी हमारे अर्थ के इंटीरियर में दो तरीके के ऐसे फोर्स हैं। ओके, ये बात है इन दोनों के मूवमेंट्स की, इनमें उनका इफेक्ट शो करने की। ठीक है, अगर हम बात करें एंडोजेनिक फोर्सेस में, तो इसमें पहले को रखेंगे हम लोग ऐसे फोर्सेस जिसकी वजह से हमारे अर्थ के सरफेस पे, ठीक है ना, कोई रैपिडली चेंज देखने को नहीं मिलता, बल्कि उसमें थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसके रिजल्ट को दिखने में। ओके, तो जनरली ह्यूमंस जो होते हैं, या एक कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इनके फॉर्मेशन को, इनके चेंजेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन हम पिछले 1000 साल या 1 लाख साल ऐसे उनका डेटा उठा के देखें, तब उसको पता चलता है कि हाँ, इनमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस होते हैं ये बहुत स्लोली काम करते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग स्लो मूवमेंट फोर्स, स्लो मूवमेंट, ओके, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, डायस्ट्रोफिज्म। इसको हम लोग नाम देते हैं डायस्ट्रोफिज्म, डायस्ट्रोफिज्म। ओके, डायस्ट्रोफिज्म इसका मतलब होता है पटल विरूपण, पटल विरूपण, विरूपण बल। पटल विरूपण का मतलब क्या होता है, पटल का मतलब है हमारे क्रस्ट से, विरूपण का मतलब उनके रूप में परिवर्तन, नए रूप का निर्माण। ओके, और बल जो है आपके फोर्सेस है ये। तो डायस्ट्रोफिज्म क्या है, एक स्लो मूवमेंट वाला प्रोसेस है या फोर्सेस है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, हमारे अर्थ की सरफेस पे क्रस्ट का, या उसमें हम कहें अर्थ की सरफेस पे न्यू लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, इसके कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स, या फिर किसी प्लेट्यूज, प्लेट्यू का फॉर्मेशन। ठीक है, ओके, इसके अलावा माउंटेन,
माउंटेन का फॉर्मेशन, ठीक है। ये सब क्या है, आपके डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स हैं, डायस्ट्रोफिज्म में आएंगे, पटल विरूपण बल है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के सरफेस पे माउंटेन, कॉन्टिनेंट, प्लेट्यूज, इनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब भाई आपने सुना है कि ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ठीक है, इन दोनों के टक्कर से क्या हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और हिमालय आज भी ये टकरा रहे हैं और हिमालय की हाइट इंक्रीज कर रही है, लेकिन क्या हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज ये वेरी स्लो मूवमेंट है, ओके। इसका मोशन, इसमें मोशन कैसा हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ये ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके रिजल्ट को हम लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर के टाइम स्पेन पे हम लोग इसके रिजल्ट को देख सकते हैं। क्लियर, ओके। तो ये है आपका डायस्ट्रोफिज्म, पटल विरूपण बल। डायस्ट्रोफिज्म की बात करें तो डायस्ट्रोफिज्म में हम लोग इस फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, पहला, एक तो ऐसे मूवमेंट जो किस डायरेक्शन में हो, वर्टिकल हो, ओके, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल मोशन हो। क्लियर है भाई। दूसरा है आपका, या तो फिर इनमें मोशन जो हो रहा है वो क्षैतिज हो, क्षैतिज मोशन, हॉरिजॉन्टल। क्लियर, ओके। तो ये जो डायस्ट्रोफिज्म है, पटल विरूपण बल है, इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसे बल हैं जो वर्टिकली काम कर रहे हैं, या तो वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, या तो अपसाइड मूवमेंट होगा उसमें, अपलिफ्टमेंट होगा, या फिर डाउन साइड मूवमेंट होगा उसमें, सबमर्जेंस होगा, ठीक है ना। इमरजेंस भी कह सकते हैं इसको, इमरजेंस या अपलिफ्टमेंट, और ये सबमर्जेंस, ओके। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, उत्थान, उत्थान, और इसको कह सकते हैं हम लोग निमज्जन, ओके, निमज्जन, ठीक। तो ये दो तरीके से वर्टिकल मूवमेंट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए, जब हमारे क्रस्ट में क्या हो रहा है, जब दो क्रस्ट टकराती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इस तरीके एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बनते हैं, ठीक। इसी एंटीक्लाइन सिंक्लाइन की वजह से हमारा लैंड सरफेस, जो हमारा लैंड सरफेस है, उसमें फोल्ड और वार्पिंग डेवलप होता है, एक तरीके से वो मुड़ती हैं, उसका अपलिफ्टमेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि दो लैंड सरफेस हैं, ओके, जब वे आपस में टकरा रही हैं तो उनके कन्वर्जन से बीच वाला एरिया जो है वो क्या हो रहा है, अपलिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और उसका एकदम सीधे अपलिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, वहां पे एक तरीके के प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो भाई आपका तिब्बतन प्लेट्यू, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। उधर देखें हम लोग, आपके जो चाइना, ठीक है ना, यानी हम कुनलुन शान, इस टाइप के माउंटेन देख सकते हैं, नीचे हिमालय रीजन, ठीक है, ऊपर यूरेशियन प्लेट, नीचे आपका इंडियन प्लेट। अब इनके बीच में क्या है, आपका इस तरीके का जो लैंड सरफेस है वो अपलिफ्ट हो गया, ठीक है। लगभग इसकी हाइट भी 5000 मीटर के अप्रॉक्स है, तो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू में से एक। तो इस तरीके से अपलिफ्टेड जो पोर्शन है, धीरे धीरे इसके राइजिंग होता गया, और ये जो फ्लैट, टॉप फ्लैटेड पोर्शन है, इसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, तिब्बतन प्लेट्यू। तो इसका क्या हुआ है भाई, उत्थान हुआ है, ठीक है। इस उत्थान की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है, ये आपका प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से हम लोग कोलोराडो जैसे पठारों का देख सकते हैं, ठीक है। कोलोराडो आपका नॉर्थ अमेरिका में जब जाएंगे वहां पे देखने को मिलेगा, यूएसए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो दर्शाते हैं कि जब हमारे अर्थ के इंटीरियर में कुछ ऐसे फोर्सेस हैं, ऐसे फोर्सेस मतलब वही जो अभी हमने बात किया था पहले, या तो थर्मल ग्रेडियंट फोर्स होगा, मैग्मा की वजह से, उनके अपराइजिंग की वजह से हो रहा है, अंदर जो प्रेशर है उसकी वजह से, ठीक है, टाइडल एनर्जी है इनकी वजह से। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो लैंड सरफेस होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है, ठीक है, उत्थान हो जाता है उसका। उसकी वजह से क्या बन रहा है, हमारे इस तरीके के लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे कोई कॉन्टिनेंट्स, बीच में आइलैंड बन गया, या कोई फिर एक लंबा लैंड मास क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया गया। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ठीक। वहीं पे निमज्जन की बात कर लें, निमज्जन, इसमें उत्थान में और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे उत्थान में अगर हम देखें तो आपके कुछ ऐसे एरिया, डेल्टा क्षेत्र जो है,
ठीक है। महासागर और जो आपका महाद्वीप है उनके बीच का ये जो एरिया है, ठीक है, अब वो अपलिफ्टेड है, इतना इस एरिया तक पहुंच चुका है कि अब अपलिफ्टेड क्यों है भाई, उसमें अंदर फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है, वहां से उसका राइजिंग हुआ है इस लेवल तक। अब सी लेवल और उस डेल्टा एरिया जो है उनका लेवल बराबर है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो बीच वाला एरिया है या डेल्टा वाला एरिया, उसका क्या हुआ है, उत्थान हुआ है और उसका लेवल जो है सी लेवल के बराबर तक पहुंच गया, ठीक है। जैसे अगर हम कुछ एरिया ऐसे बात करें तो चलो आगे एग्जांपल लेंगे उसका, निमज्जन की बात कर लेते हैं। निमज्जन में कुछ एग्जांपल ऐसे हो जाएंगे आपका, जैसे महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है, मग्न तट पोर्शन किसका है, ये महाद्वीप का है, ठीक है, लेकिन वो क्या है आपके इसी ओशियंस और महाद्वीपों के बीच की एक बाउंड्री समझ सकते हैं उसको, जो कि अब क्या हो चुका है, सबमर्ज हो चुका है, ठीक है। तो उसको हमने नाम दे दिया महाद्वीपीय मग्न तट का। तो ये कुछ इसके वर्टिकल मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट का, हम लोग वर्टिकल मूवमेंट में अगर हम बात करें अपलिफ्टमेंट का या सबमर्जेंस का एग्जांपल, ऐसे हम मूवमेंट्स को ले सकते हैं, ठीक है, ओके। और एक है आपका क्षैतिज, तो क्षैतिज मूवमेंट जो होता है इसमें देखें, क्षैतिज भी आपका दो प्रकार का होता है, जैसे ये दो प्रकार का है, कौन कौन से, या तो दो प्लेटें या दो बल जो हैं एक तरफ लग रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक, पीछे वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, वहां पे इसका क्लियर किया गया है। तो जब आपस में दो प्लेटें टकरा रही हैं, मान लो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है, उनसे फोल्ड डेवलप हो रहे हैं, उन फोल्ड की वजह से क्या होता है, फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, इस तरीके के माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। और जब यही क्षैतिज बल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो उससे मिड ओशियनिक रिज या फिर रिफ्ट वैली जैसी जो लैंडफॉर्म्स हैं उनका क्रिएशन होता है। क्लियर है भाई, ओके। तो स्लो मूवमेंट जो है डायस्ट्रोफिज्म में, जिसको हम लोग पटल विरूपण बल के नाम से भी जानते हैं, ओके, उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज इन पार्ट्स में डिवाइड कर, क्लियर है। तो इसमें ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, इसमें जो सेकंड मूवमेंट है वो है सडन मूवमेंट, ओके। सडन का मतलब है आकस्मिक, अचानक से होने वाला। इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अर्थक्वेक को लें, वोल्केनिज्म को लें, इनको देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे मूवमेंट हैं चूंकि है किसमें, एंडोजेनिक फोर्सेस से डेवलप हो रहे हैं ये भी, तो इसको इसी कैटेगरी में रख के हम लोग क्या डिवाइड कर देते हैं, सडन मूवमेंट में डाल देते हैं, यानी ऐसे बल जो आकस्मिक होते हैं, आकस्मिक इफेक्ट अपना शो करते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, ठीक। तो अंतरजात बलों को हम लोग इन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लियर है, ओके। अब आगे हम लोग बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस की, जिसमें हम लोग बहिर्जात बलों को लेंगे, ठीक है। ये तो इसमें प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स का काफी पोर्शन है, पीछे के वीडियोस देखेंगे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। एक्सोजेनिक फोर्सेस में उसमें काफी डिटेलिंग है, आपको अपक्षय, अपरदन, ट्रांसपोर्टेशन उनका, फिर निक्षेपण, ये सारी चीजें हमको अच्छे से देखनी है, और उनसे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, ओके। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।